मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी का फिक्र लग गई और मेरा गैरों से रिश्ता तय कर दिया। यह कहने लगी कि गैर थे मगर अपनों से ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी नहीं थी, जिससे सबसे ज़्यादा वजह मेरी गरीबी थी। कहने लगी 2 भाई भी थे मगर वह सिर्फ इतना कमाते थे जितना उनकी बीवी बच्चे को खिला सकते थे, और पिता कई साल से हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। इसी वजह से मेरी दुनिया, मेरी माँ मेरी शादी का ज़्यादा फिक्र थी। वह हमेशा कहती थी, जितनी जल्दी तेरा फर्ज अदा कर दूंगी उतना ही अच्छा होगा। अभी भी तो मैं जिंदा हूँ, मगर मेरे मर जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? हमारी शादी तो सिर्फ रस्म रिवाजों से ही होती है, लेकिन मेरी शादी तो सिर्फ सादगी से ही अदा हुई, जबकि दूसरे की तरह उन्होंने धूमधाम से शादी नहीं की। मेरे ससुराल के लोग मेरा सामान लेकर आए। मेरी सास मुझे मेहंदी, मेरे को जोड़े और चूड़ियाँ भी लेकर आ गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उस दिन अक्षय ने मुझे कॉल की। उसकी पहली बार मुझसे बात की। उसकी कॉल मैंने जैसे कि उठाई, वह मुझसे पूछने लगा, मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, यह पूछते हुए कि तुम्हें किस चॉइस कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी होगी। तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा या नहीं? हमारी पहली बार बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से हम जानते थे। शादी का एक ही हफ्ता बचा हुआ था। हम रोज़ाना यूं ही बात किया करते थे। सारी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। अक्षय जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियाँ उन्हें देखकर दंग रह गई, क्योंकि वह बहुत प्यारा था। वह अक्षय को देखते ही मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा इतना हैंडसम पति तो हर किसी का नसीब में नहीं होता, वरना किसी का तो मोटा, किसी का सांवला तो किसी का गंजा होता है। यह कहते हुए वह हंस पड़ी और मैं भी बड़े फक्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक अक्षय को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख लिया था। वह जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अजीब सी खुशी का खौफ भी आ गया था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा अक्षय के साथ रहूँगी, और एक हफ्ते में अक्षय ने मुझे जो वादा किया था उसी के चलते अब मुझको मायके का दुख हमेशा के लिए भूल जाना होगा। और खुशी इस बात की थी कि ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी का नज़र न लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिली, वह खुशी कहाँ किस रह सकती है। वह खुशी के कम ही महसूस करता है और उस खुशी में गम ज़्यादा तलाश रहती है। शायद उसी ही अपनी किस्मत का यकीन हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी का खौफ के चलती जंग में सुबह से सवेरे विदा अक्षय के घर पहुंच गई। सारी रस्में पूरी हो गई और बाद में कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी सज संवर के घूंघट किए अक्षय का इंतजार कर रही थी। दिल का धड़कन गुजरते वक्त भी साथ साथ तेज हो रही थी। अक्षय के साथ उनके बड़े भाई की भी शादी हो गई थी। हम तो दुल्हने अपने ससुराल आ गए थे बनकर। अक्षय के घर वालों अपना हर शौक उसकी शादी में पूरा किया था, क्योंकि वह घर के आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। बाकी सारे बच्चों की शादी मेरे सास ससुर ने कर चुके थे। मेरी एक ननद और एक जेठ भी थे। थोड़ी देर में ही कमरे का दरवाज़ा में दस्तक हुई और अक्षय के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने झट से उनको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कई बातें याद आने लगी, क्योंकि अक्षय वाकई में बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। वह आजकल लड़कों के जैसा स्मार्ट, मगर कहते हैं ना, जो चीज़ें इंसान की किस्मत में नहीं होती वह हमेशा खूबसूरत ही रहती है, और इसीलिए उसका हुस्न एक बार आंख में चमक रहा होता है। अगली सुबह घर वालों ने शादी की बाकी रस्में पूरी की। अक्षय बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वह मुझे बहुत होशियार लगी, क्योंकि वह बहुत अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। हालांकि वह भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर बहुत कुछ अलग लग रहे थे। वह मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी।
शायद वह अपने मुकाबले में देख रही होगी मुझे। ऐसे मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस घर में मैं ब्याह कर आई थी वह उस घर की ही बहू थी और वह अच्छी खासी अमीर भी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जाने यह क्या सोच रही थी, मुझे नहीं पता। खैर, सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास ने देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनवाए थे, ताकि दोनों में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं हो। मैं और अक्षय दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी का इतना अच्छा जगह रिश्ता तय किया, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशी को नज़र लग गई। अभी हमारी शादी का एक ही हफ्ता गुजरा था कि अभी अचानक से एक शाम का वक्त अक्षय बात करते करते बेहोश हो गया। यूँ अचानक से वह बेहोश हो गया कि मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था। मेरे चीखने से घर वाले बाकी लोग कमरे में आ गए और अक्षय को इस बेहोश हालत में देखकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर भी जल्दी अक्षय को उठाया और होश में लाने की कोशिश की। उसके चेहरे में कोई पानी छिड़क रहा था तो कोई उसके पैरों के तलुए मलता था, मगर मैं होश नहीं आ रहा था अक्षय को। जल्दी से उठकर अक्षय को लेकर बाइक में बैठकर डॉक्टर के पास गए। मेरा ससुराल क्योंकि शहर में ही था, इसीलिए वह जल्दी अस्पताल पहुंच गए। सब लोग घर में बहुत परेशान हो रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे ससुर को कॉल में बताया कि अक्षय का होश आ गया है। यह खबर सुनते ही मेरी जिस्म में दोबारा फिर से जान भर आई। थोड़ी देर के बाद वो फिर अक्षय के घर में ले गए। जिस गेट वो लोग आए, मेरी सास जल्दी से बढ़कर अक्षय को गले लगाते हुए तेज आवाज़ से रोने लगी और रोते हुए कहा, बेटा। मेरे माथा चूम कर कहने लगी। मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई, जबकि अपने घर की दहलीज पे खड़ी अक्षय को देखकर मैं रो रही थी। एक एक करके, एक तो नई नई शादी और ऊपर से बंधन में बंधने के बाद होने वाली मजबूत हो जाती है, भले वो एक दिन का हो या कई सालों का। लेकिन शादी में औरत के लिए सबसे बढ़ के उसका पति होता है, जिसके दम पर उसके चेहरे पे रौनक होती है और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी होती है। जब अक्षय ने मेरी तरफ देखा तो वह खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं भी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागी चली आई, उसके सीने से लग कर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे अक्षय को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अक्षय ने दवाइयाँ ली हुई थी, इसीलिए वह रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार अक्षय की तरफ देखते हुए, सलमान ठीक से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से सलमान को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह ज़्यादा देर तक सोए, क्योंकि उससे बातें करना चाहती थी। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे उसके पास बहुत कम वक्त है। अक्षय के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज़ देने से सलमान जग गए। वह मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो, अभी मैं जिंदा हूँ। यह लफ्ज़ सुनते ही मैं उसके लम्हों में अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, अक्षय आपको भगवान की कसम, आइंदा से ऐसी कोई भी बात ना करे, जैसे मजाक ही क्यों ना हो, चाहे वह कुछ भी हो। जानते हैं मेरी जान ही आप में बसती है, मगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। अक्षय मुस्कुरा रहा था, मुझसे कहने लगा, मेरी तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली प्यारी सी बीवी हो। उस दिन मैं एक पल के लिए भी अक्षय से अलग नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन अक्षय बिल्कुल ठीक थे, मगर कोई दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले अक्षय को मुझे कहा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर मैं अक्षय के सिर पर तेल लगाई और पूछा, आपको किस तरह का दर्द होता है? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश हो गए थे। मेरे सवालों पर अक्षय ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वह जवाब यह है कि मेरे सवाल से अक्षय सिर्फ एक ही जवाब दिया कि वह जवाब यह था कि मुझे पहले ऐसा नहीं हुआ। कहते कहते अक्षय का सिर से ससकने लगी और मुझे अपनी दर्द भरी आवाज़ से कहने लगा, मेरे सर में बहुत दर्द है ना, मेरा सर दबा दो, मुझे ऐसा करो कि ब्लड प्रेशर चेक करो। यह कहते हुए वो फिर आंखें बंद करने लगा। देखते ही देखते वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होता देखकर अपनी हवस खोने लगी और ऊंची आवाज़ से रोते हुए कमरों की दीवारों की तरफ भागने लगी और
अपनी सास को पुकारने लगी, कहते हुए कि अक्षय फिर से हो गया है। मैंने शोर मचाने ही सभी घर वाले इकट्ठे हो गए। अक्षय आज भी उसी हालत में था। इस बार पहले ही अक्षय की हालत देखकर मैं टूट चुकी थी। सास ने इस तरह कहने पर मैं कमरे के वापस आ गई। सर में तकिया रखे आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी माँ को अक्षय की हालत के बारे में बातें भी बताई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। लेकिन मेरी माँ पहले से ही इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी। सिर्फ एक ही चीज़ करती थी कि भगवान मेरी बेटी का किस्मत मेरे जैसा ना हो, और यही कहे जा रही थी। मेरी माँ जवानी में ही फिर विधवा हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद जेठ का फ़ोन आया और उन्होंने अक्षय होश आ चुका है यह खबर सुनाई। मगर इस बार डॉक्टर ने अक्षय का टेस्ट लिख दिए थे। उनका टेस्ट करना ज़रूरी था। डॉक्टर ने कहा अक्षय तमाम टेस्ट जल्द से जल्द करवाए जाए, इसीलिए हमें आने में देर हो जाएगी। कुछ अक्षय के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मैंने परेशान होकर ही अपनी मम्मी को कॉल किया, यह सोचते हुए कि अक्षय की तबीयत ठीक नहीं रही, इसीलिए मम्मी को बताना भी ज़रूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पर अपने मायके क्यों बात करती हो, कोई भी अक्षय से मिलने या उसका हाल चाल पूछने नहीं आया। यही सोचते हुए मैंने अपनी मम्मी को कॉल कर दिया। मेरी माँ से बात सुनते ही रोने लगी, यह कहते हुए कि भगवान तुम्हारी किस्मत मेरी जैसा ना हो। फिर से कहने लगी। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब अक्षय को लेकर मेरे जेठ जी और ससुर जी घर आ गए, लेकिन वह बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, रिपोर्ट 1-2 दिन में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात नहीं है। यह सुनते ही मैं नई नवेली जेठानी का मुँह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी, कुछ लोगों की कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, इसी वजह से दूसरों की किस्मत में आने वाली खुशियाँ रुख मोड़ लेती है। शायद इसका दिल बहुत जला था इस वजह से, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। कई अरमान थे जैसे नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर भगवान ने लिखी वो कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी माँ आ गई। अक्षय की रोते देख रोती रही। वह बातों ही बातों मेरी सास ने मेरी माँ से मुझे मनहूस करते हुए बातें सुनाई। यूँ मेरी माँ उनकी बातें सुनकर वह जल्दी से ही वहाँ से चली गई। 1 दिन 2 दिन मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारा। हर वक्त भगवान से दुआ करती कि अक्षय की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए। रिपोर्ट के आते ही सब घर वालों का जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय को ब्रेन ट्यूमर था। मैं रिपोर्ट को पढ़ते ही अपने आप को अक्षय की बीमारी का जिम्मेवार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले अक्षय बिल्कुल ठीक था और एकदम से ब्रेन ट्यूमर हो गया। अक्षय की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो घर वालों की एक से बढ़ के एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार नाउम्मीद खोकर बैठ जाते थे। फिर एक दिन डॉक्टर की उम्मीद दिखाई दी। उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका हालत ठीक हो सकता है और ट्यूमर निकल सकता है, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। अक्षय की आंखों में रोशनी चली जाए, याददाश्त के में भी मसला हो जाए, इसके अलावा जिस्म में किसी भी हिस्से पे असर हो सकता है, क्योंकि यह दिमाग का मामला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला पेश आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास चारा भी तो नहीं है। यूँ अक्षय को डॉक्टर के पास चलते फिरते 3 महीने गुजर गए। फिर जिस दिन अक्षय का ऑपरेशन हुआ था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट से भी महसूस हो रही थी। अगले ही मैं समझी शायद कुछ टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे उल्टियाँ भी आना शुरू हो गई और मुझे शक हुआ कि शायद मैं उम्मीद से तो नहीं हूँ। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं थे कि किसी को भी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहूँ, इसलिए मैं खामोश रही। अक्षय की ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आ रहा था। जब उसको होश आया तो वह सही से बोल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि आप खुशकिस्मत है, अक्षय का ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर मेरी पूरी तरह ठीक होने के इसको
बहुत वक्त लगेगा। अगर आप लोगों को सब्र के काम लेना होगा। अगले हफ्ते अक्षय अस्पताल से ही एडमिट रहा। जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो आप उसको घर से लेकर आए। जिस दिन अक्षय घर आया तो मेरे कमरे में अकेला पाकर मैंने हाथ पकड़ते हुए उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुशी नहीं दे सकी। मैंने तुम्हें इतने वादे किए थे मगर मैं अपना किया हुआ एक भी वादा नहीं निभा पाया। यह कहते हुए उसकी आंखों में नम हो गई। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया मगर मैं उसके सामने रो रही थी। वह किस्मत के हार बैठेगा वह और वैसे भी इस हालात में है। उसे परेशान करना खतरनाक साबित हो सकता था। मैं मुस्कुराते हुए अक्षय को दिलासा देने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई जब अक्षय की खबर लेने आए तो ना मेरी सास को क्या हो गया, वह अचानक मेरी माँ से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे से कहा कि मेरी मम्मी वापस पलटकर कोई जवाब ना दे सकी। मेरी सास मम्मी का फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं सुनते ही बहुत हैरान हो गई। अक्षय के उस समय अपने कमरे में सो रहे थे। मैं अक्षय को इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकती थी, मगर यह बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी और उसे अब यह पसंद नहीं था कि मैं वहाँ रुकूं। अब गुस्से में आकर ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से लेकर आ गया। उन्होंने मुझे अक्षय की एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर भला कौन चैन से रह सकता है। मैंने कई बार अक्षय का कॉल किया मगर कोई कॉल अटेंड नहीं किया। कॉल अटेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मोबाइल यूज करने डॉक्टर मना किया था। न जाने उस लोगों को क्या प्रॉब्लम थी मुझे। कुछ दिन मैंने बहुत मुश्किल से मायके में गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी, आप भाई से कहें ना मुझे अक्षय के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लोगों यह सब कैसे कर सकते हैं? आखिर यह मेरा पति है। किसी के हद नहीं है कि कोई मुझे अपने उनसे जुदा करे। हम दोनों को एक साथ हैं और कोई जुदा करने की हिम्मत नहीं है। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है, इसीलिए तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। और तुम अभी वहाँ चली गई तो अक्षय का कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम वहाँ मत जा। उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी और वैसे भी उनका बेटा सभी के खिलाफ हो जाए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैंने मजबूत होते हुए अपने ससुर को कॉल की। 2 बार तो ससुर का कॉल अटेंड नहीं हुआ, मगर तीसरी बार कॉल करने पे उन्होंने कॉल उठाते हुए कहा, अब तुम यहाँ चाहती हो? अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते हुए मेरे होश नहीं रहा और मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। अपने कानों से यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या बोलूँ। सिर्फ मैंने उनसे इतना ही बोला, यह कैसे हुआ, कब हुआ, क्योंकि मुझे मम्मी के घर आए हुए 1 ही हफ्ते हुआ था। उन्होंने मेरे सवाल सुनने के बाद कॉल काट दिया। उन्होंने बाद में कभी भी मुझसे कॉल अटेंड नहीं की, जबकि मैंने घर में बताया था। घर में अजीब सा मातम छा गया। ऐसा मातम था कि मुझे ज़्यादा मेरे घर वालों को नहीं मनाया, यानी कि अब मुझे मनहूस समझने लगे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाया और ससुराल पहुँची, जबकि मेरे भाई इस बात से सख्त से नाराज़ था। उन्होंने हमें बताया, अन्ना ज़रूरी नहीं समझा, यह कहाँ का बात है, तुम तो उसकी पत्नी हो, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं बताना ज़रूरी समझा। इसीलिए मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। मेरा भाई मुझसे कहता कि तुम किस मुँह से उस घर में जाओगी, मगर मेरे दिल में चैन नहीं आ रहा था। जब मैं ससुराल वाले के घर पहुंची तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ नई नवेली थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। इसीलिए किसी पड़ोसी से पूछा तो वह कुछ नहीं जानती थी। खैर मेरी माँ के साथ वाले पड़ोसी ने कहा कि मेरे ससुराल वाले किधर है, तो उन्होंने बोला कि यह घर छोड़कर चले गए हैं। जब मेरी माँ ने अक्षय के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में नहीं पता। मेरी माँ मुझे कोसते हुए घर में वापस चली गई। यह कहते हैं कि वह तुम घर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और उन्होंने छुड़ा लिया। अब अक्षय को इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम घर में बैठो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। पढ़ाई क्या पूरी करनी थी। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई। मेरी हालात को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी,
तुम्हारी हालात को देखते हुए मुझे शक हो रहा है कि तुम कहीं उम्मीद से तो नहीं है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब इसकी भी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी यह मालूम नहीं था कि मैं उम्मीद से हूँ कि नहीं। भाभी के कहने पर मेरी माँ ने एक नर्स के पास ले गई और उसने कहा, सच में मैं उम्मीद से हूँ, बल्कि वह मुबारकबाद देते हुए कही। खुशखबरी यह है कि अल्फाज सुनते ही मेरी खुशी नहीं थी, क्योंकि अक्षय इस दुनिया में नहीं रहा तो खुशखबरी किसके लिए थी। मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और दिन भी आ गया था जिस दिन मैं अपने बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे बिल्कुल अक्षय की तरह दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी थी। कुछ दिन तक अक्षय की मोहब्बत याद करने लगी। फिर मेरा और अक्षय के साथ कितना भी था, मगर मेरे साथ उनकी यादें में ज़िंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मेरे बेटे का जन्म दिया तो मेरे भाई, भाभी, अम्मी सभी लोग कहने लगी, आप उनकी शादी कहीं और करवा दें। मगर मैं दिल से मानती थी कि अक्षय अभी आंखों में कफन नहीं देखा था, क्योंकि यकीन था कि अक्षय जिंदा होगा। फिर दिल में यही सोचती थी कि अगर वह जिंदा है तो फिर मुझसे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, जबकि मेरा नंबर तो है ना उसके पास। मैंने अपना नंबर नहीं बदला था। हमारे घर वाले, उन्हें मालूम था। मेरी माँ ने मुझे पर जोर दिया कि तुम शादी कर लो मेरी ज़िंदगी में, नहीं तो मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा। मैं अपनी माँ से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी, अपने बेटे का पाल पोस लूँगी, मगर मेरे बेटे के पास रहूँगी, मैं इसके सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही ले जाती थी। घर में उसका कौन संभालता। ज़िंदगी तो अब गुजारनी ही थी। दिन गुजरती जा रही थी। ऐसे में मैंने बड़े ही भाई का ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र दूसरा शहर में हो गया। वो मुझसे कहने लगे, तुम हमारे साथ चलो। मैं भी उसके साथ हो गई, क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछता था, देखता भी नहीं था, और वह सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी माँ वहाँ पुराने घर में ही रही। मैं अपने भाई के साथ शहर आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आ गए थे वह शहर बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग अच्छे थे। शायद अब पुराने शहर की इतनी दर्द भरी यादें नहीं आती थी, इसीलिए नए शहर के लोग अच्छे लगने लगे थे। नए शहर का हालात कुछ बेहतर था। बेहतर इसीलिए कि मेरा टीचिंग का तजुर्बा था, और दूसरा भाई भी पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में था, और वहाँ बहुत अच्छा और बड़ा स्कूल था। मैंने वहाँ टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल का मैडम बहुत ही अच्छी थी। मेरा बेटा का बड़ा भी हो रहा था। वह चौथी क्लास से पढ़ने लगा था। मैडम मेरे बेटे को बहुत ही मोहब्बत करने लगी थी। जब उन्होंने अपनी आप बीती सुनी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा था, मगर इस बीच कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैं अक्षय की याद नहीं की हूँ। मगर मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं यही कहती, तुम्हारे पापा शहर के बाहर हैं। बल्कि मैं उसे झूठ बोल रही थी। उसकी हर सालगिरह पर उसे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफा दे देती थी, और उस पर अक्षय का नाम लिख देती थी, यह कहते हुए कि तुम्हारा पापा बाहर से भेजा है। लेकिन अब वह बड़ा हो रहा था और अपने आप से कमी को बहुत अच्छी तरह से महसूस करने लगा था। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया था। इसी बार बीच मैडम ने भी मुझसे कई बार मशवरा दिया था कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं अपनी बात हमेशा यही कहती कि मेरा दिल कहता है कि अक्षय जिंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना। क्योंकि मेरी मैडम ने ज़्यादा बनती थी, इसीलिए इस वजह से मैं उसको चाहती थी कि चली जाऊं, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। शादी का 1 हफ्ते बाद मैं हमेशा की तरह झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे में सजाए मैडम की बेटी के बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैं वहां पर उस इंसान को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतज़ार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वह बारातियों के में खड़ा मुस्कुरा रहा था। अक्षय मेरे सामने खड़ा था। अचानक जब मैं उसकी पूंछ पर नज़र पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं
सकते वही हालात में खड़ी थी। मुझे उसकी धड़कन बंद होते महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया, वह दिल जिसके हमेशा मुझे उम्मीद था, जिंदा रखा था। शायद अक्षय है, वह किसी मोड़ पर कभी न कभी मुझे ज़रूर मिलेगा, और आज वह मिल गया। मैं उसी वक्त अक्षय को कुछ ना कर पाई। शादी में बहुत मुश्किल से वहाँ से सारे रस्म ख़त्म होते का इंतज़ार करने लगी। यह भी जानती थी कि जिस अंदाज में मुझे अक्षय ने देखा है, फिर मुझसे ज़रूर बात करना चाहेगा। जैसे बारात विदा हुआ, मैं अपने बेटे के हाथ हॉल से लेकर निकल गई। वहाँ पर अक्षय हमारे इंतज़ार में खड़ा था। अक्षय को देखते ही मेरा दिल ने चाहा कि मैं उसे बहुत कुछ बोलूं, गिरेबान पकड़ लूं, लेकिन उसने पूछा, वह जिंदा था मगर इतने दिनों से कहाँ रहा। शादी का फंक्शन में मुझे मैडम के इतना तो मालूम हो चुका था कि अक्षय उसकी बेटी के ससुराल की तरफ से आए हैं, यानी हमारे जेठ घर में हमारी मैडम की बेटी भी आ रही थी। इससे पहले कि मैं अक्षय को कुछ पूछती कि मुझसे वही पूछता, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद अक्षय से पूछने लगी, यह कहते हुए कि तुम बड़े ही बेवफा निकले। तुम जिंदा थे मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला, और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने का यकीन न कर पाई। इस उम्मीद के सहारे की सारी जवानी गुजार दी। तुम कभी तो लौटोगे, जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर चुके हो, मगर आज तुम्हें जिंदा देखकर सामने ठीक ही लगा। मुझे यकीन था कि मेरा दिल सच कर रहा था। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मेरी बात को बीच में ही काटते हुए अक्षय ने मुझे कहने लगा, तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझसे इस हॉल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई, और उल्टा तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया कि तुम घर से यह कहकर गई थी कि तुम बीमार पति के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और वैसे ही अक्षय की ज़िंदगी में क्या पता है कि वह आज है और कल नहीं। यह कहकर तुम वहाँ चली गई थी, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी बहुत मिन्नतें की थी। यह सुनते ही अक्षय पर फट पड़ी, क्योंकि वह जो भी कह रहा था वह सही कह रहा था, और मेरे लिए सब झूठ था। मैंने उसको लगाए गए इल्ज़ाम को बस इतना ही जवाब दिया कि यह सब झूठ है, और तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए थे। अक्षय ने पहले ही मुझ पर यकीन नहीं था। फिर वह मुझसे कहने लगा, हाँ, हम लोग घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी पंडित ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही कटेगी। वैसे भी मेरे बड़े भाई का शहर में ट्रांसफ़र हो गया था, इसीलिए मैं वहाँ क्या करता लेकर यहाँ पर आ गए थे। वैसे भी इस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस शहर में घर बहुत ही जुड़ी हुई यादें थी, वह मुझे जीने नहीं दे रही थी। इतने में ही मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। वह आवाज़ सुनते ही अक्षय ने मुझे कहने लगा कि तुम दूसरी शादी कर ली है, जबकि ना मैंने तलाक दिया और ना ही मेरा मरा था। तुम शादी कैसे कर सकती हो। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए अक्षय के सामने लाकर खड़ा कर दिया, यह कहते हुए कि यह तुम्हारा बेटा है। मेरी तरफ देखा और उसे लपका गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा अक्षय का कॉपी था। फिर भी वहाँ से अपने बेटे के साथ लेकर आ गई, जबकि अक्षय की इस बात का जिद था। कह रहा था कि मेरे बेटे को उसके साथ जाने दो, वह खुद ही उसके साथ रहूं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। उसके बाद मैं कई बार अक्षय के घर आकर माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर लाकर, मगर मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि मैं मनहूस हूँ, विधवा जैसे शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ और मैं अपनी सुनती आऊँगी, जबकि तुमने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अब क्या। अक्षय मुझसे कहने लगा कि एक दो बार कोशिश की थी, मगर मैं इधर नहीं आ सकती, और इधर आ गई थी तो हम क्या ही कर सकते थे। मगर मैं जानती थी उसकी सब बातें झूठी है, क्योंकि मेरा छोटा भाई इसी घर में रहता था। सबसे बढ़कर अक्षय के पास मेरा फ़ोन नंबर भी था। अक्षय ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वह सिर्फ मेरा
तरफ इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसका बेटा चाहिए था। अब मैंने अक्षय से कहा, मेरा क्या है, आधी ज़िंदगी गुजर गई है और बाकी ज़िंदगी है। भगवान ने मुझे बेटा दिया है और जैसे मजबूत सहारे का नवाब दिया है, इसीलिए मैं सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी। वैसे भी मैं मजबूत हूँ। यही समझकर तुमने मुझे घर वालों के साथ छोड़ा था ना, क्योंकि मैं मनहूस हूँ और अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ, तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो। और हमेशा के लिए अधूरी रह गई। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने बाप के मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैंने उससे कई बार कहा कि वह तुम्हारे पापा है, तुम मुझसे मिलते जुलते रहा करो, मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसीलिए वो अपने बाप से मिलने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को कहानी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमें ये बताइएगा कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत लगी कहानी समझने में, ताकि मैं फिर से आप लोगों के लिए अच्छी वाली कहानी लेकर आऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी में और लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर आऊँगी कल न्यू कहानी लेकर।